दोस्तों मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा चुड़ैल और रिक्शा वाला। रात के 9 बज चुके थे और जानवी अभी अभी अपने सारे काम निपटा कर रिक्शा के लिए स्टैंड पर खड़ी थी। तभी एक रिक्शा वाला आया और जानवी से पूछा, कहाँ जाओगी मैडम जी? जी भाई साहब, मुझे कौशल नगर जाना है, क्या आप चलोगे? रिक्शा वाला, भाई साहब शहर में नया था तो उसने गूगल मैप खोला और कौशल डालकर जगह का पता लगाया। जगह 8 किलोमीटर दूर थी। रिक्शा वाला बोला, 400 रुपये लगेगा मैडम। जानवी बोली, अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, 300 देती हूँ, चलोगे क्या? रिक्शा वाले ने जानवी को ऊपर से नीचे तक देखा। ठीक, चलो ठीक है, चलते हैं। जानवी रिक्शा में बैठ जाती है और रिक्शा वाला भाई निकल लेता है। अभी रिक्शा 5 किलोमीटर ही आगे बढ़ा था। रिक्शा वाला अपने सामने वाले शीशे से जानवी को घूरे जा रहा था और बार बार अपने शर्ट के कॉलर को ठीक कर रहा था और मस्ती से गीत गा रहा था। मेरी जान जरा कबूल कर लो, हमसे इश्क करने की जरा सी भूल कर लो। जानवी को हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वह किसी को फ़ोन लगाती है। अरे राखी, तुम्हें बताया ना मेरे पति आज अमेरिका जा रहे हैं, तो क्या मेरे घर आ सकती हो? सामने से वाली सखी बोलती है, नहीं यार, मुझे बहुत सारे काम है, आज तो मैं नहीं आ सकती, कल आ सकती हूँ। राखी इतना कहकर फ़ोन रख देती है। जानवी भी अपने फ़ोन को हाथ में लेकर बैठ जाती है। रिक्शा वाला फिर से जानवी को घूरने लगता है। कुशल नगर पहुँच जाते हैं। जानवी एक बड़े बंगले के सामने रिक्शा को रुकवाती है। जानवी रिक्शा वाले को पैसे देती है। रिक्शा वाला उस घर को ध्यान से देखता है। ये घर तो कम से कम कोई आलीशान बंगला ज़्यादा लगता है। पैसे देकर जानवी चली गई। जानवी ने घर का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चली गई। तभी रिक्शे वाले ने शीशे में देखा कि पीछे कुछ पड़ा हुआ है। देखा तो जानवी अपना फ़ोन रिक्शे में ही भूल गई थी। इसलिए रिक्शे वाले ने सोचा कि इसका घर इतना बड़ा है तो फ़ोन कितना महंगा, उसको चुराने के बहाने से जल्दी यहाँ से निकल लेते हैं। रिक्शा वाला फटाक से टेम्पो चालू किया और वहाँ से निकल पड़ा। अभी रिक्शा वाले ने थोड़ी दूर जाकर उस फ़ोन को अपने हाथ में ले लिया और चालू करने लगा। फ़ोन बहुत महंगा था, कम से कम 20,000 का तो होगा, लेकिन वो फ़ोन चालू नहीं कर सका। थोड़ी देर रिझ गया। उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना उस मैडम को फ़ोन वापस दिया जाए और उसका पति भी घर पर नहीं है। पर इस काम के लिए उस रिक्शे वाले को किसी और की भी ज़रूरत थी। उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो उसका दोस्त बोला, चलो मैं भी आता हूँ। फ़ोन काटकर रिक्शा वाला वापस कौशल नगर के लिए चला गया। अभी उसी घर के सामने रिक्शा रोका और दरवाजे की घंटी को बजा, लेकिन दरवाज़ा खोले के लिए कोई नहीं आया। उसने 3-4 बार ट्राई किया लेकिन कोई नहीं आया। तो उसने दरवाजे के ऊपर हाथ मारा तो दरवाज़ा खुल गया। वह सारे घर में इधर उधर फिरता रहा और आवाज़ लगाते रहा लेकिन कोई नहीं आया। तभी उसे कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई दी तो वह कमरे के अंदर जाता और देखता है कि बाथरूम से नहाने की आवाज़ आ रही थी। लगता है मैडम जी नहा रही है। तभी मैडम से बाहर आने का इंतज़ार करता है। वह बैठा रहा 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन मैडम बाहर नहीं आई। वह बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया, पानी बंद हो गया, सब कुछ शांत हो गया। उसने आवाज़ लगाई, मैडम जी, पर बाहर कोई भी नहीं आया, कोई भी मनुष्य नहीं आया बाहर। उसने दरवाजे से ज़ोर से लात मारा तो दरवाज़ा खुल गया। जैसे उसने बाथरूम के अंदर कदम बढ़ाए तो दंग रह गया। उसने कुछ ऐसा देखा कि उसने कभी कल्पना नहीं की। उसे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। उसने धीरे धीरे अपने दाएं तरफ देखा। दाएं तरफ देखते ही वह दीवार से सटा गया। उसने देखा कि बाथ टब में कम से कम 10-15 लाशों का ढेर पड़ा था और पास में 10-15 फ़ोन। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, देखा सभी फ़ोन एक जैसे थे। अब उस रिक्शा वाले ने ध्यान देखा कि 15-15 लाशों सभी का कलर, उस ड्रेस कोड एक ही था। फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा, उसने भी वही कपड़े पहन रखे थे जो 15 लाशों ने पहन रखे थे। अब रिक्शा वाला पसीने से तरबतर हो गया। इसने इधर उधर देखा, वह मैडम दिखी नहीं। तभी अचानक से उस रिक्शे वाले को पीछे जोर से लात मारकर वह मैडम उसको अंदर धकेल देती है। रिक्शा वाला भैया पीछे देखा तो मैडम नहीं, चुड़ैल बन गई। उसके बाल सर के आगे आ रहे थे। उसके कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ था। बोल रही थी, तू या रंग रांग खेलने आया है ना? देख, मैंने 15 लोगों को मार दिया, तुझे भी मार दूंगी। अब रिक्शा वाले ने अपना फ़ोन निकाला और दोस्त को फ़ोन लगाया तो दोस्त का फ़ोन बंद आ रहा था। किसी को फ़ोन लगा रहा है, अपने दोस्त को बोलेगा, वह कभी नहीं आएगा, वह तेरा दोस्त, उसे भी मार दिया मैंने। अब तो रिक्शा वाले की जान ही निकल गई। चुड़ैल ने उसको भी उन 15 लोगों की तरह मार दिया। चुड़ैल ने उन 15 लोगों को क्यों मारा ये किसी को नहीं पता। वह चुड़ैल कौन थी, क्या वजह थी? वह केवल रिक्शा वाले को ही मार रही थी। इसका पता अभी तक किसी को नहीं चला और नहीं चलेगा, क्योंकि उस चुड़ैल का रूप किसी ने भी नहीं देखा था। एक डरावनी लड़की। 10वीं के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे। सोना को परीक्षा के लिए काफ़ी तैयारी करनी थी, इसलिए सोना ने तय किया कि अब से वह लाइब्रेरी में पढ़ेगी। वैसे ही परीक्षा को ध्यान रखते हुए लाइब्रेरी देर तक खोलने की अनुमति मिल गई। घर पर रहकर सोना आलस और दूसरी चीज़ों में आकर्षित हो जाती थी। घर और स्कूल के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इस कारण वह केवल लाइब्रेरी में ही पढ़ा करती थी। सोना सुबह 6 बजे निकलती थी। 3 बजे स्कूल से छूटने के बाद सोना लाइब्रेरी में चली गई। सोना को बहुत सारा सिलेबस कवर करना था, इसलिए रात के 10 बज गए।
पता ही नहीं चला। सोना खड़ी हुई चारों ओर देखा, उसे वहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं मिला। सोना ने सारी किताबें उठाई, बैग भरा और वहाँ से निकल गई। सोना इतनी रात को पहले कभी के लिए घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए थोड़ा डरती हुई तेजी से कदम बढ़ा रही थी। सोना इधर उधर चारों ओर नज़र घुमाए बिना बस आगे देखती हुई चली जा रही थी। आधे रास्ते में आए थे कि हवा की गति थोड़ी बढ़ गई। हवा की तीखी पैर सोना के कानों में चुभ रहे थे, लेकिन सोना चले जा रहे थे। अचानक हवा थम गई, एक आवाज़ आई, सोना रुक जाओ, रुक जाओ। सोना ने फटाक से पीछे देखा, फटाक से चारों ओर नज़र घुमाई, उसे कोई नहीं दिखा। जैसे ही सोना ने सामने देखा, सोना की आंखें आने वाले कुछ पलों के लिए फटी की फटी रह गई। सोना ने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा। उसकी आंखों के सामने एक खुले बालों वाली लड़की, जिसकी टांग मुड़ी हुई थी, लंगड़ाते हुए सोना के सामने आ रही थी। जैसे जैसे वह लड़की उसके पास आ रही थी, सोना उसके उंगली को टेक से देख पा रही थी। सोना समझ गई कोई जिंदा लड़की तो नहीं है। वह लड़की आते थे कुछ बोल रही थी, रात को बाहर मत निकलना वरना तुझे भी मरना पड़ेगा। मैं भी मर गई, तुम भी मरोगी, जो रात को बाहर निकलेगा सब मरेंगे, रात को बाहर मत निकलना। ऐसे बोलती रही और सोना के सामने आती रही। सोना ने जोर से चिक चिक आवाज़ सुनते ही चारों ओर उजाला हो गया। इससे पहले सोना की होश संभालने वह गिर गई। वह लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। सोना के पड़ोसी यार उसे अपने घर ले गए। सुबह ही सोना उठी, उसने देखा वह अपने घर पर नहीं थी। तभी आंटी आई बोली, रात को तुम डर कर गिर गई थी तो तुमको अपने घर लेकर आ गए। तुम्हारी माँ भी यहाँ पर आई थी, पर तुम्हें सोता देखकर तुमको रात यही रुकने के लिए कह दिया। वैसे तुम रात को क्यों डर गई थी? कहीं परीक्षा की थकान तो नहीं? नहीं आंटी, मैंने सुना। इसके आगे कुछ नहीं बोल पा रही। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, तुम्हारे पापा भी आते ही होंगे। कुछ समय बाद सोना के पापा आए और सोना को अपने साथ घर लेकर चले गए। माँ ने भी यही पूछा, बेटी तुम्हारे साथ क्या हो गया था रात को? सोना बताने लगी, माँ वो रात को मैंने इसके आगे बोल नहीं पा रही थी। माँ ने भी बोल दिया, बेटा कोई बात नहीं, इतनी रात को स्कूल में नहीं रुका करो। सोना तैयार हुई और स्कूल गई। स्कूल के फ्रेंड्स को किसी ने बता दिया कि सोना रात को सड़क पर बेहोश हो गई थी। उसके सहेलियों ने भी पूछा, सोना रात को क्या हुआ? सोना बोलने लगी कि रात को मैंने देखा था। इसके आगे कुछ नहीं बोल पाती। सोना पूरे दिन सोचती रहा कि वह किसी को बता क्यों नहीं पाती, कहीं उस लड़की ने मेरा कोई कनेक्शन तो नहीं है। ये सोचकर सोना पढ़ने बैठ जाती है। जैसे ही सोना पेन से कुछ लिखती है, उसको विचार आता है कि रात को जो मैंने देखा वह कागज़ पर लिख देती हूँ। उसने सारी घटना को एक कागज़ पर लिख दिया। सोना ने उसे मोड़कर अपने पास रख दिया। छुट्टी होने पर उसने अपनी सहेली को दे दिया। सहेली ने खोलकर देखा तो कागज़ पूरा खाली था। सहेली ने मजाक में बोला, मतलब रात को कुछ नहीं हुआ था। अब सोना समझ गई। उसने निश्चय किया कि उस लड़की से एक बार और मिलेगी। सोना लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने लगी। सोना रात को 9 बजे का इंतजार करने लगी। 9 बजते ही सोना हिम्मत करके वहाँ पर पहुँच गई जब उसने उस लड़की को देखा था। फिर से वैसा ही माहौल हो गया। सोना अब की बार थोड़ी हिम्मत के साथ आई थी। फिर से वह लड़की दिखाई दी। वह लड़की आते हुए बोल रही थी, रात को बाहर मत निकलना, मर जाओगी, मैं भी मर गई, तुम भी मरोगी। सोना ने उससे बात करने की कोशिश की, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम कौन हो? वो लड़की बोली, चली जाऊँ यहाँ से, तुम्हें भी मार देगा, मुझे भी मार दिया, चली जाओ, रात को बाहर मत निकलना। सोना फिर से बोली, कौन हो तुम? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तुम कुछ नहीं कर सकती, उसने मुझे भी मार दिया, तुम्हें भी मार देगा, चली जाओ। सोना ने बोल दिया, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तुम्हारी समस्या का हल कैसे निकलेगा, तो तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम सुनना चाहती हो मैं कौन हूँ? तो सुनो, मेरा नाम सरोज है। 5 वर्ष पहले की बात है, तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ा करती थी, टॉपर थी स्कूल में, स्कूल की ओर से गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी। देर रात तक पढ़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आए, मैंने रात को लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू कर दिया। परीक्षा के 5 दिन पहले स्कूल के चपरासी मेरे साथ ज़बरदस्ती की। उसने मेरे साथ सिर्फ इतना कहकर रोने लगी। फिर मैं उस सदमे को सहन नहीं कर पाया, स्कूल के ऊपर जाकर नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। इसलिए मेरी टांग टूटी हुई है। बताओ क्या मदद कर सकती हो तुम? मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती हो तुम उसका। तुम भी मरोगी। सोना सोचती है, इसलिए चपरासी रात को स्कूल में नहीं रुकता। सोना उस लड़की को बोलती, अगर मैं चपरासी को तुम्हें सौंप दूँ तो मार दोगी उसे? जान से मार दूंगी तो कल ही मार देना। सोना बोली, मुझे वह चाहिए, मुझे वह चाहिए, जैसे ही मरी थी वैसे ही वह मरेगा। अगले दिन सोना ने पते पर दिल का चित्र बनाकर 9 बजे PM लिख दिया। सोना ने बड़ी सावधानी से 9 बजे के आसपास चपरासी को स्कूल से बाहर लेकर आए। सोना ने उसको आवाज़ लगाई, सरोज, लो। मैं उसको लेकर आ गई, तभी सूरज पर बात थी। अब की बार वह हवा थी। चपरासी ने उसको पहचान लिया और सोना को धोखेबाज कहकर मारने लगा। फिर उसने सरोज ने आत्महत्या की। उसी तरह स्कूल के ऊपर ले जाकर वापस उसी घटना को दोहराया और उससे अपना बदला ले लिया। सोना यह सब देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वहाँ से निकल गई। अगली रात 9 बजे सोना जैसे ही लाइब्रेरी से निकली, रास्ते में पहुंची तो उसने सरोज को आवाज़ लगाई, लेकिन आज सरोज नहीं आई। लेकिन सोना को कुछ महसूस हुआ। उसने ऊपर आसमान कर देखा तो आज सरोज बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। वह हमेशा के लिए इस धरती पर को छोड़कर जा रही थी। दोनों ने आपस में बाय बाय किया। सोना दिल से खुशी महसूस कर रही थी।
चुड़ैल का बच्चा। गौतम, उसकी पत्नी सुमन, उसका 2 साल का बच्चा जीवा हंसी खुशी रह रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। गौतम हर रविवार के दिन पूरा परिवार घूमने कहीं जा रहे होते हैं। वो जंगल में घूमने जा रहे थे। वहाँ जंगल में एक डाकू की टोली रहती थी। डाकू के सरदार का मकसद यह रहता था कि किसी की जान नहीं लेना, लेकिन जिसके पास जो कुछ है उसे एक दिन का भी नहीं छोड़ना, उसकी धन दौलत लूट लेना, ये उसका काम था। सरदार सरदार पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे कि ये गाड़ी लेकर पूरा परिवार हर रविवार को जंगल से गुजरता है। आप बोलो उसको रुकवाए क्या? हम उसको रुकवाएंगे नहीं, कुछ चालबाजी करता है। ऐसा करो, सड़क पर 5 लीटर तेल फिरा दो। अगर दूर से उस पर ध्यान रखना। अगले रविवार को जब गौतम उसकी बीवी बच्चा घर लौट रहे, तभी तेल की वजह से गौतम बाइक को संभाल नहीं सका और नियंत्रण खो दिया। सभी गिर गए। गौतम ने उस वक्त हेलमेट नहीं लगाई थी। सर पर गहरी चोट आने से उसकी मौत हो गई। सुमन और उसका बच्चा किसी तरह से खड़े हुए। सुमन ने होश संभाला और गौतम के पास पहुंची, लेकिन वह मर गया था। सरदार, लगता है पंछी जाल में फंस गए, चलो चलते। सरदार और साथी डाकू उस स्थान पर पहुंचे जहाँ तेल गिरा था। उन्होंने गौतम की तलाशी ली। गौतम की जेब से केवल 500 रुपये मिले। डाकू बोले, ऐसे तो हमको तेल ही भारी पड़ेगा, अब क्या करें? एक काम करते, इस बच्चे को छीन लेते, शहर में बेच देंगे, क्या बोलते हैं? सरदार, इतना करते डाकू ने सुमन के बच्चे को छीन लिया। सभी भागे। सुमन चिल्ला रही थी, गौतम उठो, हमारा बच्चा। सुमन को पता चल गया। उसने मान कर लिया अब गौतम उसका बच्चा वापस नहीं आने वाला। सुमन वहाँ से घाटी से कूदकर जान दे दी। 4 साल बाद एक हंसता खेलता जोड़ा विनय और उसकी 8 महीनों की गर्भवती पत्नी पल्लवी दोनों कार से जा रहे थे। अचानक पल्लवी को दर्द हो रहा, वो दर्द से खरा रही थी। तभी विनय ने कार की स्पीड बढ़ा दी, जंगल के रास्ते निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करने से पहले विनय ने बड़ा बोर्ड देखा जिसके साफ लिखा था, रात के समय जंगल में प्रवेश नहीं करे। विनय ने इस बात को नजरअंदाज किया, रास्ते से चलता रहा। थोड़ी दूर फट करके कार का टायर फट गया। गूगल लोकेशन से पता करके विनय ने पता लगाया कि हॉस्पिटल कुछ ही दूरी पर है। पल्लवी ने कहा कि आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर लिखा था रात के बाद से नहीं जाना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ कुछ कीजिए। विनय ने पल्लवी को बाहर निकाला, उसको ध्यान से पकड़ा, दोनों पैदल चलने लगे। कुछ ही दूर अजीब अजीब आवाज़ आने लगी। मेरी बीवी का पेन शुरू हो गया, प्रेग्नेंट है। धुंधली परछाई एकदम साफ हो गई। एक औरत दिखाई दी जिसका चेहरे से बालों से ढका था। विनय समझ गया कुछ न कुछ झोल जरूर है। वो चुपचाप निकलने लगे। इतने में सुमन बोल पड़ी, कहाँ जा रहे हो? मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए। इसे उस लेकर भागे, मेरा बच्चा। देखिए मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हमें जाने दीजिए। कैसे जाने दूँ? मेरा बच्चा पहले चाहिए, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को ले जाओगे ना। कहते उसने भूतिया शक्ति से पल्लवी के खोख को झाड़ दिया और बच्चा निकल गया। बच्चा लेकर झटपट सुमन भागी। विनय और पल्लवी दोनों रोने लगे। हॉस्पिटल पहुंचे, पल्लवी को भर्ती करवाया। पूरी रात अपनी गलती को कोसता रहा। विनय को अपना बच्चा वापस चाहिए था। एक तो उसने पल्लवी का दुख सहन नहीं हो जा रहा था। बोर्ड देखने के बाद जंगल से गाड़ी निकाली। सुबह होते दोनों गाँव में गए, लोगों को पूरी घटना सुनाई। गाँव वालों ने अपनी हमदर्दी नहीं जताई। भाई ये यहाँ रोज़ का मामला है, भला मनाओ कि तुम दोनों की जान बच गई। चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। पर भगवान के लिए हमारी मदद की बिना गाँव वालों की बात चुपके से सरदार का डाकू सुन लेता है। पैसे की बात सुनते उसके मन में लालच आ गया। जल्दी से पूरी बात घटना सरदार को सुनाई। सरदार को समझ आ रहा था कि अब क्या करना है। उन्होंने डाकू के बच्चे के बदले पूरी संपत्ति देने को कहा। डाकू खुश हो गया। डाकू ने सुमन के बच्चे को पल्लवी के हाथ में पकड़ लिया, उसके साथ चलने लगा। तभी वह सब एक जगह पर पहुंच गए जैसे पल्लवी से बच्चा छीन लिया। सरदार ने उस साल के बच्चे को संभाल कर पेड़ के पीछे छुप गया। सुमन का बच्चा बोला, माँ मैं आ गया, तुम कहाँ हो? इतने में धुआं छा गया, सबकी आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे सुमन सामने आई। पल्लवी हाथ झट के बोली, देखो मैंने तुम्हारे बच्चे को लेकर आया, अब तुम मेरे बच्चे को लौटा दो। सुमन दूर से भयानक आवाज़ में रोने लगी, मेरा बच्चा। सुमन ने पल्लवी को बच्चे को लौटा दिया और पल्लवी अपने बच्चे को चूमने लगी और प्यार करने लगी। सब देखकर सुमन का मन भर गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।